नमस्कार। आज की हमारी कहानी है माता पिता के धन पर बेटे और बहू का कब्जा। प्रिय दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, कभी थक जाओ तो माँ बाप की गोद में सर रख देना। जो सुकून मिलेगा वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद है जो जीवन को आईना दिखाए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में माँ बाप अमूल्य है ज़रूर लिखें। हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। जो बच्चे धन दौलत की चाह में अपने माता पिता को ठुकरा देते हैं, उनसे बड़ा अभागा इस दुनिया में और कोई नहीं। वो खुद माता पिता रूपी परमात्मा को ठुकरा रहे हैं। रवि अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपनी पत्नी रीता को आवाज़ लगाई और कहा, रीता, मुझे लेट हो रहा है, तुम जल्दी से मेरा टिफ़िन तैयार कर दो। अब इतना सुनते ही रीता ज़ोर ज़ोर से किचन के सारे बर्तनों को पटकने फोड़ने लगती है। अब इस पर रवि को भी गुस्सा आ जाता है। उसने कहा, अगर जो बात कहनी है साफ साफ क्यों नहीं कहती? यूँ बर्तनों को फोड़ने पटकने से क्या मिलेगा? अब रीता ने कहा, मैं कितने दिन से आपसे कह रही हूँ कि अपने माँ और बाबूजी को घर और खेत बेचने के लिए राजी करो, लेकिन तुम हो के सुनते नहीं। तुम्हारी कमाई में तो जैसे आग लगी है। तुम्हें जो हर महीने सैलरी मिलती है उसमें से आधा पैसा तो मकान के किराए में ही चला जाता है और ऊपर से बच्चों की फीस, शहर का खर्चा। मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या? अब इस पर रवि भी गुस्सा हो जाता है। उसने कहा, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही रहा हूँ ना। क्या करूँ? अपनी किडनी बेच दूँ? अरे, तुम्हें किडनी बेचने के लिए कौन कह रहा है? बस यही तो कह रही हूँ। तुम अपने माँ और बाबूजी को खेत और खलियान बेचने के लिए राजी कर लो। क्या करेंगे उस पुराने घर का और उस खेत का जब बेटे बहू ही सुखी से नहीं रहेंगे? अपने तो वो गांव में मज़े से रह रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और यहाँ पर बहू बेटे एड़ियाँ घिस रहे हैं। आखिर मैं माँ बाबूजी से क्या कहूँ कि आप अपना घर बेच दीजिए और अपने खेत को बेचकर सारा पैसा मुझे दे दीजिए ताकि मैं शहर में अच्छा सा घर खरीद लूँ, मुझे किराए के मकान में रहना ना पड़े। रीता, वो मेरे माता पिता का पुश्तैनी घर है। मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं उनसे उनका खेत बेचने के लिए कहूँ। मेरी सैलरी से घर का खर्च पूरा नहीं होता तो तुम भी तो बिल्कुल भी बचत करना नहीं जानती, फालतू पैसा खर्च करती रहती हो। उनका देखा देखी करके तुम अपने लिए नई नई साड़ियाँ नई नई गहने बनवाती हो, और ऊपर से मैंने कहा था इतना महंगा किराए का घर लेने का क्या ज़रूरत है? कुछ सस्ते घर भी तो मिल सकते थे, लेकिन तुमने नहीं माना। अपने स्टेटस के चक्कर में तुमने ज़बरदस्ती करके इतना महंगा घर किराए पर ले लिया। पैसों की तंगी हो रही है तो सारा का सारा दोष मुझे दे रही हो। तुम्हारी भी तो गलती है, तुम्हें कुछ बचत करना चाहिए। जब तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही है तो तुम मेरे माँ बाबूजी को बीच में ला रही हो, उनका खेत बेचने के लिए कह रही हो। अब इस पर रीता बुरी तरह से भड़क जाती है और कहती है, जब शादी करने आए थे तब नहीं दिखा कि मैं कैसे ख़ानदान से हूँ? मेरा स्टेटस क्या है? मेरी किस्मत ही ख़राब थी कि मेरे पिता की दोस्ती तुम्हारे पिता से थी, जिसकी वजह से मेरी शादी तुमसे हो गई, और मैं 4 साड़ियाँ क्या खरीद लेती हूँ कि तुम्हारे आँखों में लगने लगता है। अरे, पत्नी हूँ तुम्हारी तो खर्च करने का अधिकार बनता है मेरा। इसी तरीके का झगड़ा रोज़ रवि और रीता के बीच में हुआ करती थी। रोज़ रोज़ के झगड़े से रवि बहुत ही तंग आ गया था। अब उसे भी अपनी पत्नी रीता की बातें ठीक लगने लगी थी। अगर हमें शांति से रहना है तो माँ बाबूजी से बात करनी ही होगी। एक दिन तो रीता ने रवि को धमका तक दिया, बीवी बच्चों और माँ बाप में से किसी एक को चुनो। अगर तुमने अपने माता पिता को चुना तो मैं तुम्हें तलाक देकर अपने मायके चली जाऊंगी और तुम पर केस कर दूंगी। हर महीने देते रहना मेंटेनेंस
तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। इस रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर रवि ने फैसला कर लिया, अगर हमें सुखी रहना है तो मुझे माँ पिता से बात करनी होगी, नहीं तो मेरा बसा बसाया घर टूट जाएगा। एक दिन रवि अपनी पत्नी रीता से कहता है, रीता चलो तुम्हारी मन की किए देता हूँ। मैंने भी अब सोच लिया है, इस तरह से लड़ने और झगड़ने से कुछ नहीं होने वाला। अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण बच्चों की 15 दिनों के लिए छुट्टी हो गई है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि 10 दिनों के लिए माँ और पिताजी के पास चलते हैं, गांव चलते हैं और वहीं पर जाकर समय मिलने पर मैं खेत और घर को बेचने की बात करूँगा। अपने पति के मुंह से ये बातें सुनकर जैसे रीता की तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी, मन ही मन बहुत खुश होती है और वे जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन रवि और रीता गांव पहुंचे तो उनके साथ बच्चों की चहक भी साथ आई। बरसों बाद बेटे बहू को यूँ अचानक सामने पाकर रघुवीर जी और जानकी जी की आंखों से खुशी छलक उठी। रवि ने ना सिर्फ अपने पिताजी के खेत के काम में हाथ बटाना शुरू किया, बल्कि वे पुराना रवि लगने लगा, विनम्र, जिम्मेदार और संस्कारी। वही रीता जो कभी शहर में महंगी साड़ियाँ और दिखावे की ज़िंदगी में उलझी रहती थी, अब अपने सासू माँ जानकी जी के साथ रसोई में दिल से काम कर रही थी। हर बात पर मम्मी जी आप बैठिए मैं कर लूँगी कहना उनके दिल को छूने लगा। रीता ने गांव की रीति रिवाज अपनाने में देर नहीं लगाई। वह सास के हाथों की बनी लिट्टी चोखा की तारीफ करते हुए खुद बनाना सीख गई। सबके साथ मुस्कुराकर बात करती, बुजुर्गों का आदर करती। ऐसा लगता जैसे रीता में कोई नया रूप आ गया हो। रघुवीर जी और जानकी जी अक्सर आपस में कहते, हमें लगता था कि रवि शहर जाकर बदल गया होगा, लेकिन उसके संस्कार तो वैसे ही हैं। और रीता, हमें डर था कि अमीर घर की बहू आई है, ना जाने हमें अपनाएगी भी या नहीं, लेकिन देखो वो तो हमसे भी ज़्यादा अपनापन निभा रही है। एक दिन खेत से लौटते हुए रघुवीर जी ने बेटे से पूछा, बेटा शहर में रहना कैसा है? मकान तो किराए का है लेकिन आरामदायक तो होगा। रवि ने एक लंबी सांस ली और कहा, क्या बताऊं पिताजी, आधी तनख्वाह तो किराए में ही चली जाती है। 2 ही कमरे हैं, एक में किचन, दूसरे में बच्चे पढ़ते हैं। खुद की कोई जगह नहीं बचती, समझ नहीं आता क्या करूं। यह सुनकर रघुवीर जी देर तक चुप रहे, फिर सोचते हुए बोले, लगता है अब हमें भी शहर जाना चाहिए। ये पुराना घर, ये खेत, इन्हें बेचकर एक छोटा सा फ्लैट ले लेंगे जहाँ तुम भी सुकून से रह सको और हम भी तुम्हारे साथ वक्त बिता सकें। रवि चौंका लेकिन चुप रहा। उसे ऐसा लगा मानो माँ बाप का दिल जीतना उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। गांव का वह पुराना घर जहाँ कभी किलकारियाँ गूंजती थी, जहाँ मिट्टी की खुशबू में अपनापन था, आज बिक चुका था। रघुवीर ने अपने बेटे रवि और बहू रीता की सहूलियत के लिए अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेचकर शहर में एक फ्लैट खरीद लिया था। सोचा था बुढ़ापे में बेटे बहू का साथ मिलेगा, पोते पोतियों की हंसी से जीवन के शेष दिन कट जाएंगे। शहर में शिफ्ट होते ही चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी। रीता ने घर के कामों में हाथ बटाना बिल्कुल बंद कर दिया। सारा काम शांति देवी के सिर पर आ गया। रीता अब उन्हें मम्मी जी नहीं, बस एक घरेलू नौकरानी की तरह देखती थी। रघुवीर को ये सब अकड़ता था, पर जानकी देवी अपने मोह और ममता में सब कुछ सहती रही। बहू थकी होगी, बच्चे भी छोटे हैं, रहने दो, ये सोचकर वह खुद को तसल्ली देती रही। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रघुवीर किसी काम से बेटे के कमरे की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजे पर ही रुक गए। अंदर रवि फ़ोन पर अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। यार अब बर्दाश्त नहीं होता, रोज़ रीता मुझसे लड़ती है, माँ बाप को लेकर सोच रहा हूँ दोनों को वृद्ध आश्रम छोड़ आऊँ, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। रघुवीर के कानों में जैसे किसी ने गरम शीशा उड़ेल दिया हो। पल भर में वह सब कुछ समझ गए।
बेटे की नीयत, बहू की बेरुखी और अपने फैसले की नासमझी। रवि कमरे से बाहर निकला तो सामने पिता को खड़ा देखकर चौंक गया। पिताजी, आप यहाँ? रघुवीर ने संयम से कहा। जो कहना है मुझसे साफ साफ कहो, छिपाने की जरूरत नहीं है। रवि झल्लाते हुए बोला। पिताजी, रोज रीता से झगड़ा होता है। आपकी वजह से घर का माहौल बिगड़ रहा है। आप दोनों को वृद्ध आश्रम जाना होगा। रघुवीर की आंखों में अब पानी नहीं था, अब वहाँ आत्मसम्मान और मजबूती थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल जाऊंगा वृद्धाश्रम, लेकिन तुम इस मकान में नहीं रहोगे। ये मकान तुम्हारी माँ के नाम पर है। अगर हमें निकालोगे तो खुद किराए के मकान में जाना पड़ेगा। रवि और रीता दोनों हक्का बक्का रह गए। नहीं पिताजी, ये तो रीता के नाम पर है, आपने खुद रजिस्ट्री करवाई थी। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम भूल गए हो, मैंने ये मकान अपनी पत्नी जानकी देवी के नाम पर करवाया था, ताकि बुढ़ापे में उन्हें कोई अपने घर से ना निकाल सके। तुमसे भरोसा उठ चुका था। रीता ने घबराकर पूछा। तो अब क्या होगा? रघुवीर ने धीरे से कहा, जो होना चाहिए था अब वही होगा। जिस घर में माँ बाप को बोझ समझा जाए वह घर नहीं, एक बंद कमरा है। अब तुम्हारा और हमारा रास्ता अलग है, लेकिन जाते हुए सिर्फ एक बात कहूँगा, जिस दिन तुम माँ बाप की कीमत समझोगे उस दिन खुद की औकात भी समझ आ जाएगी।